तो पिछले क्लास में हम लोग वेक्टर में क्या क्या चर्चा कर लिए थे? हम लोग एंगल बिटवीन वेक्टर तक चर्चा कर लिए थे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। आज हम लोग वेक्टर एडिशन का कुछ नियम सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए ट्रायंगुलर रूल। ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो नियम मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, ये नियम आपको लिखने हो सकता है एग्जाम में भी पूछते, स्कूल एग्जाम में, ठीक है। और इसमें जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में आ सकता है। इसको बढ़िया से लिखिए। मान लीजिए दो वेक्टर है हमारे पास। एक वेक्टर कुछ यूं करके है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर जो है इस तरह करके वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर हमारे पास है। इस वेक्टर का नाम वेक्टर ए है और इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी। तो इसको हम लोग टेल कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हेड। ये इस वेक्टर बी वेक्टर का ये टेल है और ये क्या है? हेड। तो ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना हो, ऐड करने को ही बोलते हैं रिजल्टेंट निकालना। ऐड करने के लिए दूसरा वर्ड क्या चलता है? रिजल्टेंट। तो अगर कभी आपसे वर्ड बोलते हैं रिजल्टेंट, तो समझिएगा एडिशन का ही दूसरा नाम क्या है? रिजल्टेंट। उसको लिखेंगे आर वेक्टर से, या उसी को बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस, ठीक है। तो ट्रायंगुलर रूल कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है तो आप क्या करिए, इन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है? सॉरी गलत बोल दिए, हेड टू टेल। ट्रायंगुलर रूल क्या कहता है? कैसे ज्वाइन करिए? हेड टू टेल। पैरेललोग्राम रूल पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में, वो कहता है टेल टू टेल ज्वाइन करना। तो ट्रायंगुलर रूल कहता है कि अगर इन दोनों वेक्टर को आपको ऐड करना है तो आप इनको ज्वाइन करिए। ज्वाइन हेड टू टेल। हेड टू टेल आप ज्वाइन करिए, मतलब पहले वाले के हेड से दूसरे वाले का टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। ये देखिए पहला वाला वेक्टर ए वेक्टर यहां है और दूसरा वाला वेक्टर बी वेक्टर, इसका टेल से यहां ज्वाइन, इसके हेड से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ज्वाइन कर दिए। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो उसके बीच एंगल कैसे निकालेंगे अगर ये हेड टू टेल ज्वाइन है तो? कैसे बताया गया था? नहीं, किसी एक को प्रोड्यूस करिए और उस प्रोड्यूस्ड लाइन से इस वाले वेक्टर का जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर। रिजल्टेंट क्या होगा? इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ये वेक्टर क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो कोई पूछे ट्रायंगुलर रूल क्या कहता है? तो ट्रायंगुलर रूल कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द टू वेक्टर्स head to tail such that the vector from initial tail to final head will provide resultant vector। है ना? इसको लिखिए, इसको लिखिए। ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन हेडिंग डाल लीजिए और नीचे इसका हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं। नीचे इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, comma, if two vectors are joined head to tail, if two vectors are joined head to tail, if two vectors are joined head to tail, comma, then the vector joining initial tail to final head, then the vector joining initial tail to final head, then the vector joining initial tail to final head provides
the sum of these two vectors, provides the sum of these two vectors, provides the sum of these two vectors. हम लोग पता करना चाहते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। तो हम लोग देखिए थोड़ा सा अपना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर खींच दें, तो ये देखिए परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं वापस से यहाँ दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये लेंथ है b, ये उस परपेंडिकुलर का लेंथ है, और ये लेंथ, ये एंगल है थीटा। मैंने इस छोटे से ट्रायंगल को वापस से यहाँ दिखाया, कोई दिक्कत? ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम लोग y कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं x। इनको हम लोग कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। इस x और y को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर b है तो x कितना होगा? अगर इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू b है तो ये x कितना होगा, ये हम लोग बता सकते हैं। तो एक तरीका होता है, वेक्टर का नियम कहता है कि b का, अगर b हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, तो जिधर थीटा है उधर वाला कंपोनेंट लिखिए b cos थीटा। b का थीटा के तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? और b का थीटा के दूसरे वाले साइड, इधर वाले साइड कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा। तो y का वैल्यू होगा b sin थीटा। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं लिखे हम लोग, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि हम लोग कंपोनेंट की बात सेपरेटली अभी और डिटेल में करेंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप अभी बेसिक 10th स्टैंडर्ड से चलिए। ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, तो आप जानते हैं अगर ये थीटा है तो इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, उसको। तो अगर हम लोग cos थीटा लिखें, cos थीटा क्या होता है? बेस बाय x बाय b। देखिए x का वैल्यू क्या आया? b cos थीटा। इसी तरह y बाय b क्या लिखिएगा? sin थीटा। तो y का वैल्यू क्या आएगा? b sin थीटा। तो जो हम लोग ये बोलते हैं कि b का जिधर थीटा है उधर वाला कंपोनेंट b cos थीटा और सामने वाला b sin थीटा, ये कहां से आया है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आया है। अगर आपको ये नहीं याद रहता है cos थीटा sin थीटा, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो हम लोग को इस पूरे ट्रायंगल में देखिएगा, इस पूरे ट्रायंगल को हम वापस से यहाँ बना रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल को हम वापस से यहाँ बना रहे हैं। तो एक लाइन ये सीधा वाला खींच देते हैं, एक लाइन ऐसे है इसमें, और एक लाइन ऐसे। देखिए लाइन समझिएगा जरा ध्यान से, ये लाइन जरा ध्यान समझिएगा। ये वाला लाइन है, इसको हम लोग कह रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं कुछ और नाम देते हैं, ए यूज्ड सिंबल। इसको नाम दे देते हैं P, इसको Q और इसको R। तो लिख लिखो P, ये Q और ये R। तो जरा ये वाला लेंथ देखिए, ये लेंथ तो ये वाला है ना जी y, वो कितना होगा? b sin थीटा, बोलो। और ये वाला लेंथ कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? a प्लस b cos थीटा। ये वाला लेंथ कितना है? तो ये कितना होगा? a प्लस। तो क्या ये r हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, वेरी इजी। ये तो बहुत आसान काम है निकालना। तो देखिए निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करिए। r इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट, इसका स्क्वायर लिखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इसको खोल दिए, प्लस b sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, यहां लिखा हुआ है b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और यहां क्या लिखा हुआ है? b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों में अगर b स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। देयरफॉर रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ये दोनों मिलकर के हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 2ab ये किसका फार्मूला है? ये रिजल्टेंट का फार्मूला है। और रिजल्टेंट किसको बोलते हैं? a वेक्टर
प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये सीखना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है अंग्रेजी में थोड़ा उल्टा हो चलता है, तो देखिएगा इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, इसको पढ़ना सीखिए, क्वेश्चंस में यही सब लाइन यूज किया जाएगा, तो क्वेश्चन पढ़ना सीखिए। दो वेक्टर हैं, उनका पहले क्या किया गया, सम किया गया, फिर उसका क्या किया गया, तो दो वेक्टर ए और बी हैं, पहले उनको ऐड करिए मतलब प्लस, फिर उनका क्या ले लीजिए मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपसे इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस पूछ दिया जाए, अगर पूछ दिया जाए a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा सा बस चेंजेस होगा। ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और इसको क्या पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ये पढ़ेंगे इसको। तो क्या पता किया हमने, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या पता किया हमने कि अगर ये वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है, हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया जाए, तो रिजल्टेंट वेक्टर इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर कहलाता है। बोलो, अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, और इसको प्रोड्यूस करने से जो ये वाला एंगल बनता है, इसको एंगल बिटवीन वेक्टर थीटा कहते हैं, तो ये रिजल्टेंट r कहलाता है। इस r का फॉर्मूला कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये रिजल्टेंट को ही दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, a प्लस b का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जरा गौर देखिए, मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है, उनके बीच के, और कॉस का वैल्यू एंगल के बढ़ने से बढ़ता है कि घटता है, घटता है। आपको पता हो कॉस 0 का मान, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, जबकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो कॉस का वैल्यू एंगल बढ़ने से बढ़ता है। तो अगर थीटा 0 लिया जाए, क्या लिया जाए, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, क्या मतलब थीटा 0, अगर देखिए ये बी वेक्टर यहाँ की जगह ऐसे होता तो थीटा घट जाता कि नहीं घट जाता, और ऐसे होता तो और घटता, पूरा का पूरा इसी लाइन में हो जाता, तब थीटा क्या होता, 0। तो थीटा 0 का मतलब ये वेक्टर्स आपको ऐसे दिखते कुछ, ये वेक्टर a दिखता और दूसरा वेक्टर यहीं से शुरू होता, ये वेक्टर b दिखता, ये वेक्टर a दिखता और ये वेक्टर b दिखता। ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, या इन्हीं को पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर थीटा 0 हुआ तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, इन्हीं को कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। और अगर थीटा 0 होगा तब इनका रिजल्टेंट कितना लिखोगे, बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 0 1 प्लस 2ab, वो तो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर ना जी। तो रिजल्टेंट कितना होगा, a प्लस b। सीधा सीधा दोनों को ऐड करने पे रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, मतलब दो वेक्टर को सीधा सीधा ऐड कर दीजिएगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये आप सोच भी सकते थे कि ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं लिखा हुआ है। ट्रायंगुलर रूल क्या कहता है, दोनों वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन करिए, तो देखिए ये हेड टू टेल ज्वाइन तो है ही, इसके हेड से इसका टेल ज्वाइन है कि नहीं, और इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट होता है। तो ये रिजल्टेंट कितने के बराबर है, a प्लस b के बराबर है ना। मतलब जब दो वेक्टर एक ही सीध में होंगे तब उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे ये दूसरा वेक्टर एंगल अपना चेंज करेगा, रिजल्टेंट घटते जाएगा, रिजल्टेंट 90 पे चला गया,
अगर दो वेक्टर कितने पे चले गए, तो अगला केस हम लोग लिख रहे हैं फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? और परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए ही एक नाम और चलता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम लोग इसको दिखाएं ऐसे, तो क्या दिखाएंगे? ये देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी ऐसे दिखाएंगे, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा। ये हुआ हम लोग का वेक्टर ए, ये हुआ बी और ये हुआ रिजल्टेंट। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो अगर 90 पुट करेंगे तो cos 90 0 होता है। तो रिजल्टेंट कितना लिखोगे? √a² प्लस, ये होना भी चाहिए 90 डिग्री, तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लग जाएगा ना। तो यहां से भी सोच सकते हैं। तो पहले क्या था? a ऐसे था, b ऐसे था, दोनों सेम डायरेक्शन में था, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट था। ये चेंज हुआ तो रिजल्टेंट घटना शुरू हुआ, अब ये b वैसे हो गया 90, तो ये रिजल्टेंट इससे छोटा है, इससे। अब ये b और ऐसे हो जाए, इधर आ जाए, तो और घटते जाएगा। जब b अपोजिट हो जाएगा पूरा, तो इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? थर्ड टाइप हम बता रहे हैं, थर्ड टाइप हम बता रहे हैं थीटा इज इक्वल्स टू 180। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल। तो अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो गए, वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो गए, क्या क्या मतलब? कि मान लीजिए देखिए पहला वेक्टर हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ये है वेक्टर ए, और वेक्टर बी कैसे दिखाएंगे? कहेंगे ये है वेक्टर बी, देखिए इसके हेड से इसका टेल ज्वाइंट है, और ये देखिए ऐसे है वेक्टर बी। ठीक है, तो येलो वाला हमारा क्या है? वेक्टर ए है, और ये जो मैंने ऑरेंज से दिखाया वो क्या है? वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट कैसे होगा? रिजल्टेंट क्या होता है? इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर ये होता है, ये रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। बोलो। और ये रिजल्टेंट देखो कितना होगा? पूरा है a, ये है b, तो ये लेंथ कितना होगा? a माइनस b। तो रिजल्टेंट कितना होगा इस केस में? ये मिनिमम रिजल्टेंट है। ये क्या है? आप इस फॉर्मूले से भी इसको सोच सकते हो। थीटा अगर 180 लिखोगे तो cos 180 -1 होता है। cos 180 कितना होता है? ये बनेगा a² + b² - 2ab। मतलब लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर और रूट कट गया, तो a - b। ठीक, क्या मतलब इतने बात का? क्या मतलब हुआ इतने बातों का? इतने बातों का कंक्लूजन ये हुआ, सार ये हुआ, समरी ये हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर a और b हैं, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट a + b हो सकता है और मिनिमम रिजल्टेंट बाकी इसके बीच में कोई भी वैल्यूज हो सकता है। नहीं हो सकता है। थीटा अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या होगा? मतलब अगर हम कहें कि एक फोर्स 10 न्यूटन का है और दूसरा फोर्स 20 न्यूटन का है, तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? 30 न्यूटन। और मिनिमम रिजल्टेंट 10 न्यूटन। और 10 और 30 के बीच में कोई भी लाई कर सकता है। मतलब अगर पूछें कि इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा, r, रिजल्टेंट जो होगा, इस रिजल्टेंट का रेंज क्या होगा? तो कहेंगे ये r 10 या 10 से बड़ा और 30 या 30 से छोटा, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम 30 हो सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो 30 कब होगा? जब थीटा 0 हो। और 10 कब होगा? जब थीटा 0 हो तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर। थीटा 180 हो तो क्या तक समझ में आया? तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ट्रायंगुलर रूल से दो वेक्टर के सम का फार्मूला आता है। साथ ही साथ हमने डिफरेंस का भी फार्मूला लिख लिया। a + b का फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा, और a - b का फार्मूला होता है √a² + b² - 2ab cos थीटा। फिर हमने फार्मूला सीखा कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है और मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है, और 90 डिग्री पे क्या होता है। वेक्टर्स का नाम भी याद रखिएगा। थीटा 0 को पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, थीटा 180 को एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं,
और थीटा 90 डिग्री को ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर तो सबको याद रहता है, लेकिन दूसरा नाम क्या होता है? परपेंडिकुलर के लिए ही दूसरा शब्द अंग्रेजी में चलता है ऑर्थोगोनल। समझ गए? इसको नोट करिए पहले अच्छे से। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग और ध्यान में रखेंगे, और वो फॉर्मूला है इस वाले एंगल का, इसको बोलेंगे फाई। ये फाई क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर का किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल होगा उसको फाई बोलेंगे। व्हाट इज फाई? पहले फाई लिखते हैं हम लोग। फाई क्या है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वन वेक्टर, विथ वन वेक्टर, जो कि यहाँ A है, जो कि यहाँ कितना है? तो इस फाई को निकालना बहुत आसान है। देखिए, पीछे ट्रायंगल बनाए थे तो यही है ना फाई, बोलो। तो इस ट्रायंगल से tan फाई क्या लिखोगे? B sin थीटा बाय AB, A प्लस B cos थीटा। तो क्या लिखेंगे? tan फाई इज इक्वल्स टू B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप फाई निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप फाई निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम लोग इन फॉर्मूलों पे कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ प्रश्नों को सीखते हैं। देखिए एक सवाल, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स at 90 degree is root 10. At 90 degree is root 10, whereas at 60 degree is root 13. Find the two vectors. आपको दोनों वेक्टर बताने हैं, and your options are 3 and 1, 2.5 and 7.5, 2 and 6, and D 4 and 2. निकालिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला तरीका कि नॉर्मली सॉल्व करिए और देखते रहिएगा ऑप्शन को। क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट 90 डिग्री। अगर हम लोग दो वेक्टर, एक को A कहें दूसरे को B कहें, तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? रूट 10। इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ये पहला इक्वेशन। एक बार जल्दी से ऑप्शन में चेक कर लें। 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 होता है। 2.5 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर नहीं होता है 10। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर नहीं होता है 10। 16 प्लस 4 20 होता है। एक ही ऑप्शन सही है, आगे सॉल्व नहीं करना था, लेकिन मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हमें सीखना है अभी। तो ये तो पहला मेथड सॉल्व हो गया। आगे चलें। Whereas at 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2 लिखोगे तो 2 कट जाएगा। अब रिजल्टेंट कितना है? रूट 13 है। कितना है? रूट 13 इज इक्वल्स टू लिखेंगे अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। रूट रूट दो साइड से कटा, 13 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम लोग कितना लिख देते हैं? 10 प्लस AB। यहाँ से 3 इज इक्वल्स टू हो गया AB। तो यहाँ से आप B का वैल्यू लिख सकते हो 3/A। B का वैल्यू क्या लिख सकते हो? 3/A। B का वैल्यू हो गया 3/A, और इस B का वैल्यू इस पहले वाली इक्वेशन में रख दीजिए। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होगा? 9/A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप A स्क्वायर को x समझ लो, A स्क्वायर को क्या समझ लो? तो बचपन में ये सीखे थे x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 10।
ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल बाय एक्स इज इक्वल्स टू 10। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हम कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए क्या? यहाँ 9 था, ये 9 बाई ए स्क्वायर था, तो यहाँ 9 ये 9, ठीक है। तो ये इसको फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 नहीं x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 9x माइनस 10x ये 9, ये आ जाएगा फैक्टराइज होकर के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? या तो 9 या तो 1। और x किसको माने थे? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, मतलब a इज इक्वल्स टू 3। और अगर a की वैल्यू 3 रखेंगे तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से। और अगर x 1 रखेंगे मतलब a स्क्वायर 1, तो a 1, और a 1 रखेंगे तो b का वैल्यू 3। मतलब एक फोर्स 1 न्यूटन का होगा और दूसरा फोर्स 3 न्यूटन का होगा। इस बात को हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं। समझ गए? अगला सवाल, अगला सवाल लिखिए। The magnitude of sum of two vectors is equals to the magnitude of difference of them. Find angle between vectors. Find angle between vectors. लगाइए। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, मैथमेटिकली लिखिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे इसको। वेक्टर्स हैं दो, उनका पहले सम किया गया है। वेक्टर्स हैं दो, उनका पहले क्या किया गया है? फिर उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है। इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? ऑफ डिफरेंस ऑफ देम, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब बस फॉर्मूला लगाना है। a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। और a माइनस बी का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। तो ये रूट और रूट कट गया दोनों साइड से, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। a स्क्वायर भी कटा, b स्क्वायर भी कटा, इधर बचा 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा? माइनस 2ab cos थीटा। इधर भेज दीजिए, प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 0 नहीं हो सकता, ab 0 नहीं हो सकता, उधर भेज दिए। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 बाय समथिंग 0 होता है। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब ये कैसे वेक्टर्स हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर का एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है ये ऑर्थोगोनल वेक्टर का, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि a प्लस बी या a माइनस बी दोनों बराबर होता है। और कितने के बराबर होता है? अगर थीटा 90 पुट करोगे तो भी 0, यहाँ भी 0, तो कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन तो किए नहीं इसका, लेकिन एसेंस याद रखिएगा, कंक्लूजन याद रखिएगा कि सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट के बराबर। किसके लिए? परपेंडिकुलर वेक्टर्स के। एक सवाल और करते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बराबर है और a प्लस b का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, सब बराबर है, सबको हम लोग x मान लेते हैं x। तो बताइए वेक्टर्स के बीच कितना एंगल होगा?
कितना एंगल होगा। फॉर्मूला लिखिए फिर से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है, x, तो ये हो गया x अंडर रूट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a भी कितने के बराबर है, x, तो ये हो गया x स्क्वायर, b भी कितने के बराबर है, x स्क्वायर प्लस 2ab, तो a भी x b भी x मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू cos थीटा। लो ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करिए, दोनों साइड जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos, ठीक है। तो पहले तो आप इस 2x स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर x पर कटा, 2 इधर आ गया, तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस हाफ, cos थीटा इज इक्वल्स टू, और cos 120 डिग्री का वैल्यू माइनस हाफ होता है, याद रखना है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूं कि 90 से ऊपर वाले एंगल्स को कैसे याद रखेंगे। मैं उसका थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं। पहले साइन में चलिए, साइन 120 का खूब यूज पड़ेगा और साइन 150 का भी खूब यूज पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा आपको इस तरह cos 120 और cos 150 का खूब यूज पड़ेगा, और बाकी 180 तो याद ही रहता है, साइन 180 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना आसान है। पहला रूल है कि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है, कॉस मतलब जो भी वैल्यूज होंगे ये पॉजिटिव में होंगे और ये वाले वैल्यूज नेगेटिव में होंगे। और कितना होगा, तो 180 से माइनस करके लिख दो, 180 से, ये कितना लिखा हुआ है, तो 180 से माइनस करेंगे तो 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, ये 150 है, 30, साइन 30 कितना होता है, ये 180 ही है, तो 180 से माइनस करोगे तो 0 बचेगा, और साइन 0 0 होता है। अब 0 के सामने प्लस माइनस तो कुछ लिखते नहीं है, तो ये प्लस नहीं भी लिख सकते। cos 180 उसी तरह 120 cos 180 से माइनस करने पे 60 आएगा, और cos 60 कितना होता है, हाफ, यहाँ 30 होगा, 30 होता है cos 30 √3/2, cos 180 होता है, cos 0 होता है 1, इस तरह से आप ये वैल्यूज याद रख सकते हो। तो आप चेक कर सकते हैं cos थीटा हाफ माइनस हाफ कितने पे होता है, 120। इसको लिखिए और फिर ये सवाल बनाइए। अगला सवाल है कि अगर दो यूनिट वेक्टर है, दो कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और क्या बताने के काम आते हैं, जिसको मैंने सिंबल बताया था कि ऊपर कैप चढ़ा देते हैं। तो अगर a कैप एंड b कैप है तो आपको प्रूफ करना है कि a कैप प्लस b कैप जो होगा वो 2 cos θ/2 के बराबर होगा, और a कैप माइनस b कैप जो होगा वो 2 sin θ/2 के बराबर होगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो पहले आप ये वाला लिख लीजिए और फिर ये वाला सॉल्व कर लीजिए। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर मेरे ख्याल से बहुत दयनीय स्थिति है और मेहनत करने का समय आ गया। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान, वेरी बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके फर्स्ट जो जेईई मेंस है उसमें आएंगे। एडवांस की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। एडवांस का क्वेश्चन में अगर अगला लिख दूँ तो आप लोग के हाथ पांव फूलने लगेंगे। मैं इसके बाद लिखने वाला हूँ एडवांस वाला सवाल। पहले तो मेन से ही तुम लोग से नहीं हो रहा यार, और ये बहुत दयनीय स्थिति है। खास करके 11th वाले बच्चे शुरू में सोचते हैं बहुत आसान खेल है, इतना ऐसा नहीं है। और इस बैच में अगर किसी एक बच्चे से ये बन रहा है, 2 बच्चे से बन रहा है, तो सिर्फ उन्हीं दोनों का सिलेक्शन होगा, बाकी लोग उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे। और इस बात में सोचिएगा जरा ध्यान से, अपने आप में रियलाइज करिएगा कि अगर हम उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको एकदम खरी बातें कहूँगा, अगर आपसे सवाल नहीं बना तो लिटरली आप उस लेवल पे मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप सिलेक्शन की रेस से कंप्लीटली बाहर हैं। उन 50,000 बच्चों को इनको NIT और IIT में मिला करके सीट मिलेगा,
आप उन 50,000 बच्चों के रेस में नहीं हैं, बाहर हैं आपसे 50,000, अभी तो फिलहाल आगे चल रहा है। तो जरा सोचिएगा इस बारे में। देखिए a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को हम लोग को निकालना है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये a कैप है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? तो ये तो 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस cos थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री के दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, एक 1 प्लस cos थीटा का ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और दूसरा 1 माइनस cos थीटा का ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर आप ये फॉर्मूले नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मेहनत करिए, एनसीईआरटी में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आज घर जाके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, चैप्टर 3 है ना मैथ्स का, सारे फॉर्मूले कम से कम याद रखिए, किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता है। ये हो गया अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 इंटू 2 का रूट हो गया 2 और cos स्क्वायर का रूट हो गया cos थीटा बाय 2। और अगला इसी तरह प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पे खाली माइनस हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो अगला वाला अगर लिखना चाहें आप तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट, डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, आखिरी स्टेप 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा आएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2। वेक्टर से हालांकि डायरेक्ट सवाल कभी आईआईटी में नहीं पूछा गया, बस एक बार अभी मुझे रिसेंट जो याद आ रहा है, जे एडवांस 2017 में पूछा गया था, और वो सवाल लिखने जा रहा हूं ताकि आप लोग को इस बात का एहसास हो, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। लिखिए इसको, ये सवाल जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर्स p q एंड r, 3 वेक्टर है p q r आर शोन इन फिगर। तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, मैं ये डायग्राम बनाकर आपको दिखाता हूं। इस डायग्राम में इस तरह से x एक्सिस है और इस तरह से y एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है। इसके बाद ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है S और ये एक पॉइंट है Q, और 3 वेक्टर बनाए गए हैं, 3 वेक्टर बनाए गए हैं। पहला वेक्टर जो P वेक्टर है, ये ऐसे P वेक्टर है, दूसरा ये S वेक्टर है ओरिजिन से S को मिलाने वाला, और तीसरा ये Q वेक्टर है। तो ये वाला वेक्टर क्या है? वेक्टर P, ये वाला वेक्टर है S और ये वाला वेक्टर है Q, और एक वेक्टर और है वो है R वेक्टर। R वेक्टर कैसा है? तो ये है R वेक्टर, जो रेड से दिखाया गया है ये क्या है? R वेक्टर है। और आगे लिखा हुआ है, बस इतना ही, ये डायग्राम बस इतना ही दिया हुआ है, ये डायग्राम बस इतना ही दिया हुआ है। आगे लिखता है कि लेट S बी एनी पॉइंट ऑन R, S एक पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड S इज B मैग्नीट्यूड ऑफ R, मतलब ये लेंथ कितना दिया हुआ है? P टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये लेंथ दिया हुआ है। देन आपको बताना है कि S वेक्टर के लिए कौन सा रिलेशन इन चारों में से सही है। सिंगल चॉइस सवाल है। क्या सवाल है? सिंगल चॉइस, मतलब एक ही ऑप्शन सही है। 10 मिनट का समय है आपके पास, बनाइए। देखिए फैसला आटा चावल का भाव, देखिए हम लोग को क्या चाहिए? S वेक्टर। तो पहले आप S वेक्टर देखिए कहाँ है, ये रहा S वेक्टर, ये रहा S वेक्टर। और अगर आप गौर से देखें तो ये P वेक्टर प्लस ये वाला PS वेक्टर अगर लिखें, ये पॉइंट का नाम P है, ये S है, जिसको क्या बोल रहे हैं? PS वेक्टर। ये दोनों हेड टू टेल जॉइंट है, P और PS। तो अगर दो वेक्टर हेड टू टेल जॉइंट हो, इस वेक्टर के साथ ये हेड टू टेल जॉइंट है, तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर ही तो
रिजल्टेंट कहलाता है। बोलो, तो एस वेक्टर क्या लिखेंगे? पी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर, और वो क्या लिखेंगे? पी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर। क्या लिखेंगे? पीएस वेक्टर का मतलब दो चीज होना चाहिए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका डायरेक्शन। बोलो, तो पीएस का मैग्नीट्यूड कितना है? बी इंटू आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। बोलो, और इस पीएस का डायरेक्शन क्या है? वही डायरेक्शन है जो आर का डायरेक्शन है। आर भी तो इसी डायरेक्शन में है, और आर का डायरेक्शन कौन बताएगा? आर का, बोलो, यूनिट वेक्टर। कौन बताएगा आर का डायरेक्शन? आर का यूनिट वेक्टर। तो आर क्या, जो आर का डायरेक्शन है वही इस पीएस का डायरेक्शन है, तो आर क्या। और जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं आर कैप क्या लिखोगे? आर वेक्टर बाय आर के का मैग्नीट्यूड। तो आर के मैग्नीट्यूड को उधर भेज दो, तो आर का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो एस वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा? एस वेक्टर क्या बनेगा? पी वेक्टर प्लस बी टाइम्स ऑफ आर वेक्टर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो हमें पी तो चाहिए आंसर में, और क्यू के फॉर्म में चाहिए, आर नहीं चाहिए। तो एक रिलेशन और हमें दिख रहा है। क्या रिलेशन दिख रहा है? गौर से देखिएगा सब लोग मेरे साथ, गौर से इस रिलेशन को देखिएगा। ये देखिए रहा पी वेक्टर, बोलो, ये देखिए रहा आर वेक्टर, हेड टू टेल ज्वाइंट है, और ये रहा क्यू वेक्टर जो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिला रहा है। बोलो, तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगुलर रूल क्या लिखेंगे? क्यू वेक्टर जो कि रिजल्टेंट है, वो किसका रिजल्टेंट है? पी और आर का। और हमें आर नहीं चाहिए, तो आर वेक्टर क्या लिखोगे? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, यहां रख दीजिए। तो एस वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस डी टाइम्स ऑफ आर वेक्टर, जो भी कितना है? क्यू वेक्टर माइनस, एक लाइन सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस बी टाइम्स ऑफ क्यू वेक्टर माइनस बी टाइम्स ऑफ पी वेक्टर। देखिए ब्रैकेट में ये बी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा लिखे हैं, ऐसे लिखोगे अगर लिखा हो बी इंटू, नहीं बी इंटू नहीं, ये आकृति जो लिखी थी बी मॉड पी माइनस क्यू, ऐसा था, और वो क्या लिख दी? बी पी माइनस बी क्यू। ऐसा नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट थोड़ी, ये तो मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड है। ब्रैकेट और मैग्नीट्यूड में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, तो ये काम हम लोग नहीं कर सकते, ये गलत चीज है। तो आगे चलिए, एक लाइन और लिखना पड़ेगा बस हम लोग को। ये देखिए, इन दोनों में P हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही P कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 और यहाँ माइनस B, और प्लस ये क्या होगा? B। तो ये क्वेश्चन बन सकता था आपसे कि नहीं बन सकता था? इसमें कौन सा बड़ा बात था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन टफ आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जितना आपने पढ़ा है उन्हीं पर बेस्ड आएंगे, लेकिन मसला ये है कि क्या आप क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ा घर जा करके अपने फ्री टाइम में उन पे क्वेश्चंस बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, उसके डाउट अपने फैकल्टी से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, और यही आपको आगे ले जाएगा। तो इसलिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं। इसको नोट करिए, फिर एक दो बातें और करेंगे, एक दो छोटी छोटी बातें और कर ले हम लोग, फिर आज की क्लास को समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर चर्चा कर ले। ये कोई अलग नहीं है, ट्रायंगुलर रूल को ही दूसरे तरीके से देखने का तरीका है, पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, और आप इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो आप इनको कैसे ज्वाइन करिए? ज्वाइन टेल टू टेल, ज्वाइन टेल टू टेल टू फाइंड रिजल्टेंट, टू फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इनको टेल टू टेल ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है?
ये पहला वेक्टर लीजिए और इसके टेल से दूसरे वेक्टर को पैरेलली देखिए, यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, यहां ये पैरेलली देखिए चला दिया। अब आपको याद हो कि जब दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच का इस एंगल को ही एंगल बिटवीन वेक्टर कहा जाता है ना। ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है। टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद आप क्या करिए, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करिए। कैसे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके हेड से इस वाले के पैरेलल लाइन खींच दीजिए और इसके हेड से इस वाले के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो जो कॉमन इनिशियल टेल था वहां से इसको मिलाने वाला वेक्टर रिजल्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कोई नया बात नहीं है, ये ट्रायंगुलर रूल को ही लिखा गया है। अब देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, और बी, ये तो पैरेलल है ना, तो ये वेक्टर बी लिखा गया है। और a प्लस बी ऐसे होता है तो इनिशियल टेल से फाइल है, ये तो रिजल्टेंट कहलाता है। तो ये रिजल्टेंट बेसिकली कितना है, a प्लस बी है, खाली कहने का तरीका अलग है। तो बस ये याद रखना, पैरेललोग्राम रूल में हम लोग क्या करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, टेल टू टेल ज्वाइन करके पैरेललोग्राम बनाते हैं और इनिशियल कॉमन टेल से जो मिलाने वाला डायगोनल होता है वो क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है, a प्लस बी बनता है। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। एक रूल और चलता है, उसको बोलते हैं पॉलीगोनल रूल। कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा रहेगा आपको, कौन सा रूल, पॉलीगोनल रूल। पॉलीगोनल रूल कहते हैं कि अगर एक से ज्यादा दो से ज्यादा वेक्टर फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, मान लीजिए आपके पास 4 वेक्टर हैं और आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है। एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, ये तीसरा वेक्टर सी है और ये चौथा वेक्टर डी है। ये 4 वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी वेक्टर है। और आपको इन चारों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। इन चारों का क्या निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल। तो आप क्या करिए, 1 बाय 1 हेड टू टेल ज्वाइन करते चलिए। क्या करिए, 1 बाय 1 हेड टू टेल ज्वाइन करते चलिए। देखिए कैसे ज्वाइन कर रहे हैं हेड टू टेल। आप पहले ए वेक्टर को लिखिए, ये हो गया ए वेक्टर, सेम ड्रॉ कर लिए। ए के हेड से बी के टेल को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हो गया बी वेक्टर एज दिस। फिर आप सी को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया सी वेक्टर। हम स्केल लेकर नहीं बनाया, हम ऐसे रफली सिखा रहे हैं आपको। और ये हो गया डी वेक्टर ऐसे, ठीक। तो इनिशियल टेल कहां से शुरू हुआ था, इनिशियल टेल यहां से शुरू हुआ था और फाइनल हेड यहां आके मिला। तो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर आपको दिख रहा है, यही क्या होगा, ये था ए, ये था बी, ये था सी और ये है डी, ये है रिजल्ट। ये रिजल्टेंट कितने के बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। तो कभी कभी इन बातों को पूछा जाता है, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिजिक्स में बहुत यूज पड़ेगा, उस टॉपिक को समझिए, और वो है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स फिजिक्स की क्लासेस में इसका बहुत यूज पड़ेगा। वेक्टर का कंपोनेंट लिखो और इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया सब लोग समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये दो एक्सिस हमने बना लिए। ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास देखिए एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, ये वेक्टर का वैल्यू है 10 न्यूटन, F1 वेक्टर है ये, F1 वेक्टर। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ सर F1 वेक्टर जो है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, F1 वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा 10, मैग्नीट्यूड कितना होगा, और डायरेक्शन I है, डायरेक्शन। इसी तरह अगर मैं कहूं कि देखिए मेरे पास एक वेक्टर और है और वो है F2 वेक्टर और वो इधर की तरफ है, ये F2 वेक्टर है मेरे पास 20 न्यूटन का।
तो आपको इसके लिए भी परेशानी नहीं होगी, आप इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x और y है, और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास देखिए एक वेक्टर ऐसा है, ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर A है 50 न्यूटन का, जो कि यहां से 37 डिग्री एंगल पे, इसको i कैप j कैप में लिखना, इसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं कंपोनेंट? तो आप इस वेक्टर के टेल को देखिए, इसका टेल पकड़ लीजिए, आप अपने पेन को इसे वेक्टर समझिए, इसका टेल ओरिजिन पे इसको पकड़ लीजिए और इस वेक्टर को एक बार घुमा दीजिए x की तरफ, देखिए ऐसे घुमा दिए तो एक वेक्टर मिला ऐसा, एक वेक्टर मिला ऐसा, और इसको एक बार y में घुमा दीजिए ऐसे, तो एक वेक्टर किधर मिला, तो कंपाउंड कैसे बदले, एक बार इसको इधर की तरफ पहले एक्सिस में, दूसरी बार इधर की तरफ। तो मैं उन कंपाउंड्स को दिखा रहा हूं, इस वेक्टर के कंपोनेंट को दिखा रहा हूं। इसका पहला कंपाउंड इधर की तरफ होगा, जिसको आप ऐसे दिखाएंगे, इसके हेड के एकदम बिल्कुल सीध में, और इसका दूसरा कंपाउंड इधर की तरफ, बिल्कुल इसके हेड के सीध में, ये बिल्कुल इसके हेड के सीध में। ये लेंथ कितना होगा, तो अभी हम लोग निकाले थे, x आया था दिस इनटू cos थीटा, ताकि हम लोग याद रखेंगे जिधर वाला थीटा होता है उधर वाला कंपोनेंट cos थीटा होता है। अगर ये a है तो ये होगा a cos थीटा, ये कितना होगा, a की वैल्यू 50 है, cos 37। अब कुछ एंगल्स याद रखने हैं, और sin 37 डिग्री 3/5 होता है, cos 37 4/5 होता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan 37 3/4 होता है। इसी तरह sin 53 4/5 होता है, cos 53 3/5 होता है, और tan 53 4/3। तो cos 37 कितना होता है, 4/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। और दूसरा कंपाउंड ये वाला है, ये कितना होगा, 50, जिधर थीटा होता है उधर वाले को cos थीटा कहते हैं, दूसरे वाले को sin थीटा कहते हैं। 50 sin थीटा यही वाला एंगल रहेगा, थीटा यही वाला 37 ही लिखेंगे, 50 sin 37। कुछ नालायक लोग क्या करते हैं, सर ये a है, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट a cos थीटा, a cos 37, और सर इधर वाला sin थीटा होगा तो a sin थीटा, और थीटा का वैल्यू सर इधर से एंगल 53 होगा ना। अरे भाई एक ही एंगल दोनों साइड लिखना है, इधर भी थीटा लिखना है, इधर भी थीटा, वो एक ही होगा, इसलिए तो cos और sin लिखे, अलग अलग ले रहे हैं इसलिए cos लिखे और sin लिखे, एंगल दोनों जगह सेम ही। ये हो गया 50 और sin 37 3/5, ये हो गया 30 न्यूटन। अब ये जो फोर्स A था, इसको अब आप लिख सकते हैं, A के दो कंपोनेंट हुए, एक इधर की तरफ जिसका वैल्यू है 40, तो 40, और किधर की तरफ है, देखो ये एरो का इंपॉर्टेंस है, I कैप, दूसरा 30 किधर की तरफ आया, तो प्लस 30 J कैप। इसको देखिए कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो अगर मैं आपसे कुछ का कंपाउंड ब्रेक करवाऊं तो आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क ये नहीं होगा मेरे ख्याल से। जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और आपसे मैं 2-3 वेक्टर दे रहा हूं, उसका कंपाउंड ब्रेक करके लिखिए। एक वेक्टर ऐसे है, देखिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये वेक्टर a है, इसका वैल्यू है 50 और ये इस तरह से 37 डिग्री एंगल है। दूसरा वेक्टर जो है वो ऐसे है, ये b वेक्टर है, ये b वेक्टर है जिसका वैल्यू है 30 और ये यहां से 37 डिग्री है। हम 37 जनरली इसलिए यूज करते हैं 37 53 क्योंकि इसके वैल्यूज आसान होते हैं।
एक चौथा वेक्टर है, सॉरी एक तीसरा वेक्टर ऐसे, ये इस वेक्टर का नाम c है, इस वेक्टर का नाम c वेक्टर है और ये 40 न्यूटन का है, यूनिट न्यूटन है सबका, और ये यहां से 30 डिग्री पे है। आपको लिखना है राइट, पहला पार्ट है सवाल का, राइट वेक्टर a b एंड c। दूसरे पार्ट में करना क्या है, तो आपको a प्लस b का वैल्यू निकालना है, और तीसरे पार्ट में a माइनस b के मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना है। ये 3 सवाल हैं, आपको कंपाउंड ब्रेक करना है, करिए जरा। तो देखिए कंपाउंड लिखना सिखा रहे हैं आप लोग को फिर से एक बार। ये a है, इसका पहला कंपाउंड किधर होगा बताओ, इधर और इधर। देखिए ये आप इसका टेल पकड़ लीजिए यहाँ और जिद पे, और टेल पर घुमाइए, एक इधर होगा दूसरा इधर होगा। तो इस वेक्टर का एक कंपाउंड ऐसे ऊपर की तरफ होगा और दूसरा कंपाउंड इधर की तरफ होगा। और कितना कितना वैल्यू होगा इनका, कितना कितना वैल्यू होगा, तो a का इधर की तरफ कंपाउंड क्या लिखोगे, cos 37, इधर एंगल होता है उधर वाला क्या होता है, और cos 37 4/5 होता है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50 sin 37, तो ये हो जाएगा 30। तो बताइए a वेक्टर क्या लिखोगे, a वेक्टर क्या लिखेंगे, -30 i कैप प्लस 40 j, ये हो गया वेक्टर a। अब चलिए वेक्टर b लिख रहे हैं, ये देखिए b वेक्टर है, ये वेक्टर इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, इसका दूसरा कंपोनेंट, सब लोग बताओ हाथ से बताओ डायरेक्शन किधर होगा, एक कंपोनेंट इधर किधर में माइनस j कैप, इसका दूसरा कंपोनेंट माइनस i कैप, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। कितना कितना होगा, ये वाला कंपाउंड कितना होगा, 30 cos 37, इधर थीटा होता है उधर वाला cos 37 होता है, cos 37 4/5 ये होगा 24, और इधर वाला 30 sin 37, ये वाला 3/5 ना, तो ये होगा 18। तो b वेक्टर कितना आ गया हम लोग का, -18 i कैप -24। इस तरह सी वेक्टर देखिए, सी वेक्टर इसका एक कंपाउंड किधर किधर होगा बताओ, कंपोनेंट इसका एक कंपाउंड आई कैप में, दूसरा एक कंपाउंड आई कैप में, दूसरा माइनस जी कैप में। आई वाला कितना लिखेंगे, ये होगा 40 cos 30 डिग्री, एंगल 30 है ना। देखो हम हमेशा जिधर एंगल वाला होता है पहला कंपाउंड उधर ही लिख रहे हैं और उसको cos बोल दे रहे हैं, जिधर एंगल वाला है उधर वाला cos होता है। cos 30 कितना होता है, √3/2, ये हो गया 20√3। तो दूसरा कंपाउंड इधर होगा कितना, 40 sin 30, तो कितना होगा 20। तो बताओ सी वेक्टर क्या लिखोगे, सी वेक्टर हो गया 20√3 i कैप -20, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में क्या पूछा आपसे, a प्लस बी वेक्टर बताओ, a प्लस बी वेक्टर बताओ, वेक्टर वाइज ऐड करना है इनको। देखिए a प्लस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, a और b को ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे करते हैं, i वाला को i के साथ, j वाला को -30 -18, तो -48 i कैप प्लस 16 j। और तीसरे पार्ट में क्या पूछा है कि पहले आप a माइनस b निकालो, a माइनस, तो इसमें इसको माइनस कर, सॉरी a में इसको माइनस करना है, तो हो जाएगा -12 i कैप और प्लस 64 j कैप, ये ऐसा आएगा, ठीक है। और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, a माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हम लोग को आता ही है, √i वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर 144 प्लस 64 का स्क्वायर, तो 14 ज्यादा है तो 196, 96 एक ज्यादा है 14
78 39 40 4096 4096 ना 4096 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 6 4 10 पे शून्य हाथ में रहा 1 9 4 13 का 4 में रहा 1 1 2 4 2 4 3 ठीक है ये हो गया। इस तरह से कंपाउंड लिखते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं कि फिजिक्स में कैसे कंपाउंड का यूज होगा। एप्लीकेशन फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन में खूब इसका यूज पड़ेगा, काइनेमेटिक्स में खूब इसका यूज पड़ेगा। तो मैं एक आध दो एप्लीकेशन आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे हम लोग जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल में ऐसा कहेंगे कि देखिए एक पार्टिकल है, उसको u वेलोसिटी से ऐसे फेंके हैं थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, और ये यूं करके जा करके यहां गिर रहा है। ठीक है बोलो तो हम लोग को यूज पड़ेगा ऐसे। हम लोग कहेंगे कि देखिए ये जो u है इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। और ये वाला कंपोनेंट कितना लिखेंगे u cos थीटा, और ये क्या लिखेंगे एक इस तरह से यूज करेंगे। दूसरा यूज सिखा रहा हूं आपको। हम लोग पढ़ेंगे एक इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड कैसा दिखता है इंक्लाइंड प्लेन, बना के दिखाता हूं। इंक्लाइंड प्लेन, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रख दिया जाए, हम लोग इसके ऊपर एक ब्लॉक रखते हैं इस तरह से, ये ब्लॉक है, इसका मास m है, इसका ये जो इंक्लिनेशन इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो थीटा है। तो हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका बॉडी से दिखा दे थोड़ा सा। हम लोग क्या बनाएंगे इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। अभी वो सब टेंशन नहीं लेना है, उसमें हम लोग दिखाएंगे कि देखिए भाई इस ब्लॉक पर mg ऐसा लगता है और नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे लगता है। ये दो मैंने आपको बताया है, ये क्या है नॉर्मल और ये क्या है। और फिर हम लोग दो एक्सिस चूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दो वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने दो एक्सिस चूज किया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरा दूसरे तरह से बनाना चाहिए था। एक एक्सिस मान लीजिए हमने हॉरिजॉन्टल चूज किया है ऐसे, और दूसरा एक्सिस वर्टिकल चूज किया है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर यहां पर किसका कंपाउंड ब्रेक करने का जरूरत है। तो mg देखिए एक्सिस के ही लाइन में है। ठीक है, आप इसको x एक्सिस को y एक्सिस कहेंगे तो ये mg का डायरेक्शन लिख सकते हैं माइनस j का। किसका कंपाउंड ब्रेक करेंगे, और कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी कितना होगा, और गौर से देखना ये सरफेस से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, पूरा एंगल 90 डिग्री है। पूरा एंगल कितना है, सरफेस से लेकर के ये ग्रीन वाला तक नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस होगा ना। तो अब देखिए नॉर्मल का कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं। इस नॉर्मल के हम लोग दो कंपोनेंट कहेंगे, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कहेंगे। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ये कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ। अगर आप ये कंपोनेंट लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे ये कंपोनेंट, तो आप कहेंगे n cos 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, n cos ऑफ द एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये हो गया n cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। इसी तरह ये क्या लिखेंगे, n sin 90 माइनस थीटा, वो क्या होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, तो ये पूरा एंगल भी तो 90 डिग्री होगा, बोलिए। और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा।
तो इस n का इधर की तरफ कंपोनेंट n cos थीटा, इधर वाला n sin थीटा, ये वाला थीटा लिख दीजिए दोनों उसमें, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट का आपको एप्लीकेशन करना है फिजिक्स में। तो हमने आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग समाप्त करते रुकते हैं। वेक्टर में बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली, अब एक पॉइंट और बच गया वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो अगली क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।